नमस्कार, न्यूज़ इंडिया से मैं पूजा ठाकुर। हमारे साथ आज के खास मेहमान नामचीन इतिहासकार रजनीश राज जी हैं। इनकी कक्षाओं से हजारों बच्चों ने आईएएस और पीसीएस बनने का सपना पूरा किया है। अभी हाल ही में बिहार में चुनावी नतीजे आए हैं, तो हम बात करेंगे इनसे बिहार के विकास पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको न्यूज़ इंडिया में आने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब देखिए जो बिहार है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध रहा है। तो यहाँ देखिए बड़े-बड़े साम्राज्य बने, उन्होंने काफ़ी समय तक राज किया। तो सर ऐसा क्या हो गया जो अब आप देखिए इसके अतीत का जो गौरव था वो समाप्त हो गया, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया। और आपने सबसे पहले ये कहा कि बिहार का अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है। जी सर। तो उसके गौरव के कुछ एक प्रतिमान यदि आप देखें तो आपको ये बात समझ में आए कि बिहार ही में हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया को ज्ञान देने वाले महात्मा बुद्ध हुए और फिर महावीर भी हुए। जी सर। उन दोनों की ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बिहार में ही अर्थशास्त्र की रचना करने वाले चाणक्य हुए। उस समय अर्थशास्त्र जो कि स्टेट क्राफ्ट की किताब है, उस विषय पर दुनिया में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई थी। इसके बाद आप देखेंगे कि कई सौ साल तक अर्थशास्त्र को ही आधार बनाकर जी सर। भारत में स्टेट क्राफ्ट की किताबें लिखी गई है। यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो आपको ये पता चले कि बिहार में आर्यभट्ट हुए। जी। आर्यभट्ट का मतलब समझिए कि उन्होंने पाई का मान निकाल दिया, उन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या निकाल दी, उन्होंने पहली बार एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को अलग कर दिया। वही पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये कह दिया कि पृथ्वी घूमती है और स्थिर सूर्य है। माने जियोसेंट्रिक रियलिटी को चेंज करके सोलर सेंट्रिक रियलिटी की बात उन्होंने कर दी। उनके कई सौ साल बाद, मोर देन 1000 ईयर लेटर, यूरोप में कोपरनिकस हुए। उन्होंने जब ऐसी बात कही तो कोपरनिकस को जीवन भर नज़रबंद रहना पड़ा अपने घर में। उनके शिष्य ब्रूनो ने जब इस रियलिटी को फैलाने का प्रयास किया तो उनको जिंदा जला दिया गया। बाद में जब गैलीलियो ने दूरबीन से इसे दिखाया तब लोगों ने एक्सेप्ट किया। वो भी गैलीलियो के काल तक एक्सेप्ट नहीं हो पाया, उस पर एक केस हो गया और गैलीलियो को कोर्ट में जाकर अपने दूरबीन की रियलिटी के लिए माफी मांगनी पड़ी। और हमारे यहाँ ये बात आर्यभट्ट कह चुके थे। और आप राजनीति के क्षेत्र में देखें तो आपको ये पता चले कि बिहार ही वो राज्य है जिसके कैपिटल राजगृह और पाटलिपुत्र से भारत का पहला साम्राज्य बना, जी। जो मगध का साम्राज्य है। वही आगे बढ़ता है और मौर्य तक पहुंचता है। अशोक वहां का शासक हुआ। कहते हैं कि दुनिया के इतिहास में आज तक अशोक के इतना महान शासक हुआ ही नहीं। H.G. वेल्स एक हिस्टोरियन हैं, वो लिखते हैं कि इट इज़ नॉट एवरी एज, इट इज़ नॉट एवरी नेशन दैट कैन प्रोड्यूस अ किंग लाइक अशोक। वो दुनिया के इतिहास का आज तक भी सबसे श्रेष्ठ और चमकदार सितारा है। हम उस बिहार की बात कर रहे हैं जो अपनी समृद्धि में, संस्कृति में, सत्ता में और शिक्षा में चतुर्मुखी सर्वोत्कृष्ट था। सर आपने जो ये बातें बिहार के बारे में बताई है, मुझे पूरा उम्मीद है जो बिहार से जो लोग हैं जब वो इस वीडियो को देखेंगे तो वो और गर्व महसूस करेंगे कि हमने अपने आप में एक इतनी बड़ी विशाल ऐतिहासिक समृद्धि को समेट के रखा था। लेकिन आज देखिए, आज अब आप आज पर आ जाइए। जब आज पर देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो विकास के पैरामीटर्स पर चलकर देखें, ग्रोथ रेट पैरामीटर नहीं होता है कि ग्रोथ रेट कभी कभी आपका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपकी इकोनॉमी का बेस छोटा होता है। तो यदि हम पर कैपिटा इनकम पे जाके देखें, यदि हम HDI पे देखें, यदि हम लोगों की शिक्षा के ऊपर देखें, स्वास्थ्य की सुविधाओं पे देखें, रोजगार की संभावनाओं पे देखें, कुल मिलाकर जीने के स्तर पर देखें तो आपको बिहार सबसे पीछे नजर आएगा।
यहाँ तक कि जब हम आज के तथ्य में हिंदुस्तान की जनसंख्या वृद्धि को रोकने की ओर बढ़ रहे हैं और 2.1 का जो विस्थापन दर होता है, रिप्लेसमेंट रेट जिसको बोलते हैं, हिंदुस्तान उससे नीचे जा चुका है, लेकिन बिहार अब भी उसमें नंबर 1 है जनसंख्या की वृद्धि तो के दर सर के मामले में। हमसे गलती हुई कहाँ, हम कहाँ ऐसी जगह चूक गए जो हम इतने हम समृद्धि के बावजूद हम आज इतने पिछड़े हुए हैं? ये रातों रात नहीं हुआ है, ये बीतते बीतते समय के साथ विकराल रूप धारण कर लिया। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहार की जिस समृद्धि की बात हमने किया था उसमें कुछ आंच तो मिडेवल एज में ही आ गई थी। मिडेवल एज में आप देखेंगे कि सत्ता का केंद्र बिहार से काफ़ी दूर दिल्ली और आगरा की ओर शिफ्ट कर गया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि विकास की अगली धारा ब्रिटिश काल में आती है। एक हिस्टोरियन ने बहुत अच्छा लिखा है, गुन्नर फ्रैंक नाम है हिस्टोरियन का। वो कहते हैं कि ब्रिटिश काल में बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट हुआ था और उसके अंदर सबसे ज़्यादा शिकार जो प्रदेश हुआ उनमें बिहार है, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड के दौर में आप देखेंगे कि पॉलिटिकल हेडक्वार्टर तो कोलकाता हो गया और कॉमर्शियल हेडक्वार्टर बम्बई हो गया और बिहार समुद्र से दूर था, एग्रेरियन इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया गया क्योंकि एग्रीकल्चर से मिलने वाला रेवेन्यू ब्रिटिश हुकूमत के लिए कामधेनु है। उसी पैसे से वो अपनी पूरी सत्ता चलाते हैं और उसके बदले में रिटर्न कुछ नहीं दे रहे। हैंडीक्राफ्ट बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आधार हुआ करता था, वो पिछड़ता चला गया। इस कदर पिछड़ा कि 1880 तक आते आते अर्बन हैंडीक्राफ्ट ऑलमोस्ट रुइंड हो गया और रूरल हैंडीक्राफ्ट सरवाइव नहीं कर सकता है यदि उसके पास में अर्बन हैंडीक्राफ्ट का फॉरवर्ड लिंक नहीं होगा। तो नतीजा ये निकल कर आ गया कि हमारे देश के और पर्टिकुलरली बिहार के इकोनॉमी का जो कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमेंशन था वो डिस्ट्रॉयड हो गया और एग्रीकल्चर ओवरली एक्सप्लॉइटेड होने के नाते एक्सट्रीमली बर्डनड हो गया और इस बीच में आबादी बढ़ रही थी। तब देखेंगे कि स्वाभाविक है कि पर कैपिटा इनकम नीचे जाता रहेगा। आप देखेंगे कि ब्रिटिश शासन काल जब खत्म होता है तो हिंदुस्तान में साक्षरता का दर 14% के आसपास था, बिहार उसमें भी नीचे था। जब आप देखेंगे कि आज़ाद होने के पहले के भारत का इतिहास पर हैं तो लगभग 50 वर्षों तक ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट माइनस चला है, तो बिहार स्वाभाविक रूप से उसमें भी पिछड़ेगा। अब यदि आप आज़ादी के बाद के काल की ओर चलिएगा तो आपको एक बात समझ में आने को है कि जब कुछ नहीं होता है उस समय भी यदि आपका पॉलिटिकल लीडरशिप विजनरी हो, यदि उसका वर्क कल्चर अच्छा हो, यदि उसके दिमाग में अपने प्रदेश को कुछ खास स्तर देने की चेतना हो, तो आप कुछ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण श्री कृष्ण सिंह है। श्री कृष्ण सिंह जब बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो आपको जान के सुखद आश्चर्य महसूस होगा कि पूरे इंडिया का सबसे प्रॉपरली गवर्न स्टेट बिहार माना जाता था और ये कोई लोकल क्लेम नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्जामिन किया हुआ एक रियल फैक्ट है कि बिहार को सबसे ज़्यादा गवर्न प्रॉपर तरीके से गवर्न स्टेट माना जाता था। आप उस समय के बिहार को देखें तो आपको ये बात समझ में आने को है कि बिहार में तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वैसा काम होता है जो फिर पहले 1.5-2 दशक तक होने के बाद के अगले 5 दशक तक नहीं हुआ। सर तो क्या जो बिहार की जो आज की स्थिति है उसके लिए जो राजनीतिक अस्थिरता जो देखने को मिली हमें काफ़ी टाइम तक, तो क्या हम इसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इसके लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बिहार के पिछड़ने का कारण राजनीतिक अस्थिरता है। राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्या तो हिंदुस्तान में 1990 के पहले है ही नहीं और बिहार के पिछड़ने की कहानी तो 1965 के बाद से ही शुरू हो गई है। पिछड़ने का मूल कारण यदि आप खोजेंगे तो आपको ये बात समझ में आने को है कि
बिहार जिन संभावनाओं से संपन्न है, उन संभावनाओं को समझे बिना बिहार के ग्रोथ की कहानी लिखने की कोशिश की गई है। दूसरी बात यह है कि एक दौर ऐसा आता है जबकि लीडरशिप के पास में बेहतर बिहार बनाने का कोई विज़न ही नहीं है। वो पॉलिटिकल स्टंटबाजी ज़्यादा है। कभी उसे हम सामाजिक क्रांति का नाम देने की कोशिश करते हैं, कभी हम उसे बिहार के अतीत की बातें कर कर के लोगों को इमोशनली गुमराह करने की बातें करते हैं, कभी हम ये कह देते हैं कि केंद्र ने सपोर्ट नहीं दिया हमको इसलिए हम पिछड़ गए। कई तरह की बातें हैं, समस्याएं गिनाई जाती हैं, समाधान खोजा नहीं जाता है। 1990 के बाद के दौर में देखेंगे कि जब इंडिया रियल माने में एक दल के बहुमत की सरकार से दूर हुआ, उसके बाद से हिंदुस्तान के ग्रोथ का रेट सबसे तेज हुआ है। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता और विकास की गति की बाधा की कहानी एक मनगढ़ंत कहानी है। तथ्य सपोर्ट नहीं करते इसको। यदि आप बिहार के वास्तव में पिछड़ने की कहानी को समझना चाहते हैं तो राजनीतिक लीडरशिप के दोष के अलावे जिनकी ओर जाना पड़ेगा, उनमें एक बड़ा दोष या एक बड़ी सीमा यह है कि आज दुनिया जिस रास्ते से ग्रो कर रही है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड है, और उसमें आगे वो निकलते हैं जिनके पास में समुद्र का तट होता है। बिहार लैंडलॉक्ड है। एक तो कमी ये है जी। दूसरी कमी यह है कि बिहार के ग्रोथ के लिए बिहार सेंट्रिक अप्रोच नहीं बना। शुरुआती दौर से देखा गया कि बिहार के मिनरल्स को एक्सप्लॉइट तो किया गया, लेकिन मिनरल्स बिहार में है, उसके एक्सप्लॉइटेशन से ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट कहीं और आया। बिहार को उसके बदले में कुछ नहीं मिला या नहीं के बराबर मिला। सर, तो जो बंटवारा हुआ बिहार और जब झारखंड इससे अलग होते तो क्या इसका इम्पैक्ट भी इस पे पड़ा होगा? जब तक बंटवारा नहीं हुआ था पिछड़ तो तभी तक गया था, और जब बंटवारा हुआ तो आप कह सकते हैं कि जो बची हुई रही संभावना थी उसमें भी व्यापक क्षति हो गई, क्योंकि मिनरल्स आपकी प्रोस्पेरिटी का आधार होता है, और मिनरल्स यदि आपके हाथ से निकल जाए तो स्वाभाविक रूप से आपके विकास की गति बाधित हो जाएगी। सिर्फ मिनरल ही नहीं निकला है, वो जो एक समृद्ध प्राकृतिक संसाधन था हमारे पास में जी। जिसके आधार पर आप चाहें तो इको बेस्ड टूरिज्म कर सकते हैं, आपके हाथ से वो भी निकला। आपके हाथ से इन संसाधनों के निकलने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि अब तो सब कुछ हाथ से निकल गया, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं। ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि विकास की यदि सही योजना बने, उसके ऊपर अमल किया जाए तो आज भी संभावनाएं तो हैं। हर युग की अपनी अपनी संभावना होती है। उस युग की संभावना के मुताबिक यदि आप काम करेंगे तो साकार कर सकते हैं। तो सर, जैसे अभी नई सरकार बनी है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कई तरह के वादे किए हैं, तो आपके हिसाब से बिहार के विकास का रोड मैप क्या होना चाहिए जिससे हम ज़्यादा डेवलप कर सकें, क्योंकि हम पहले ही काफ़ी पिछड़े हुए हैं? सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकारें आती जाती रहेंगी। हमें यह समझना पड़ेगा कि बिहार की जनता ने यदि आपको इतना प्रचंड बहुमत दिया तो उसका एस्पिरेशन एस्पिरेशन होगा, और उस एस्पिरेशन के तहत सबसे पहला पॉइंट है कि लगभग 65% लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। आप बिना एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के बिहार के ग्रोथ की कहानी लिख ही नहीं सकते। आपको बेहतर बीज, नए एग्रेरियन प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर, वर्मी कल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोल्ड स्टोरेज के चेन्स, मार्केटिंग की बेहतर व्यवस्था, कृषकों को अपनी उपज का सही दाम मिले, इसका इंतज़ाम, ये सब करना पड़ेगा ताकि लोगों को लगे कि एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी नहीं है। लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि और क्या करेंगे। यदि आप किसानों से पूछिए कि आप क्या करते हैं, तो ऐसा ही कुछ नहीं, बस खेती पथारी। उनको ये काम में गिनते ही नहीं है।
उनको काम में गिनते नहीं हैं, क्योंकि उनको इस काम से इतनी आमदनी होती नहीं कि जिसके आधार पर वो कभी अपने सपने को साकार करने का सोचें। वो तो बस इस तरीके से सोचते हैं कि खाने पीने के लिए खेती करते हैं। इसको आप सबसिस्टेंस इकोनॉमी कह सकते हैं। ये प्रिमिटिव लेवल है। दूसरा पॉइंट यह है कि इतनी बड़ी आबादी है, लगभग 14 करोड़ की, आप उसे यदि ओवरली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर कर देंगे, जिससे कि आमदनी कम से कम हो रही है, तो कैसे ग्रोथ की कहानी लिख पाइएगा? आपको यह सोचना पड़ेगा कि जिस भी प्रदेश की आबादी ज़्यादा होती है, उस प्रदेश के ग्रोथ का मॉडल एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ के आधार पर ही तैयार होता है। और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ मॉडल की बात यदि आप सोचते हैं, तो आपको वो जो सैकड़ों प्रकार के शिल्प हो सकते हैं, जिसके आप हथकरघा उद्योग का नाम दे दीजिए, जिसको आप स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री का नाम दे दीजिए, चाहे आप इस तरीके से देखिए कि सैकड़ों वर्षों से हिंदुस्तान में जाति आधारित कई प्रकार के शिल्प विकसित हुए थे। उसके अंदर कई प्रकार का स्पेशलाइजेशन था। हमने तथाकथित प्रगतिशीलता का नाम लेकर, जाति को तोड़ने का नाम लेकर उस शिल्प को ही तोड़ दिया। तोड़ना था तो जातिवाद तोड़ते ना। क्या जाति को कोई तोड़ सकता है? आज की तिथि में भी हर किसी की अपनी जाति है, लेकिन उसकी जाति से जुड़ा हुआ उसका रोजगार उसके हाथ में नहीं है। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जब लोकतंत्र किसी भी देश में आएगा तो किसी जाति के व्यक्ति को हम इसके लिए बाध्य कर सकते हैं कि तुम अपनी जाति का ही काम करो। ऐसा नहीं है। कोई चाहे तो अपनी जाति के दायरे से बाहर निकलकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, साइंटिस्ट बने, कलाकार बने, वो साहित्यकार बने, वो एकेडमिशियन बने, पॉलिटिशियन बने। लेकिन ऐसा कितने लोग बन पाएंगे? उसी समाज के 2, 3, 4% लोग। बाकी लोगों को रोजगार के लिए उनका जो सैकड़ों साल पुराना शिल्प था, यदि हमने उसे तराशा होता, हमने उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग की होती, हमने उसको बेहतर बाजार से लिंक कर दिया होता, तो उनकी समृद्धि भी आ सकती थी। उनके जीवन स्तर में वो गुणात्मक उन्नति आ सकती थी कि जिसके बाद वो सिर्फ सब्सिस्टेंस की नहीं सोचते, वो पलायन नहीं कर रहे होते, वो सपने साकार करने की सोच रहे होते। और समृद्धि आपके समाज में न सिर्फ रोजगार लेकर आती, बल्कि एक बड़ी बाजार की संभावना लेकर आती। और जहां बाजार की अच्छी संभावना होती है, वहां लोकल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है और बाहर का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं कि गांधी वो विचारक थे जिन्होंने हमेशा ये कहा था कि हमें हैंडीक्राफ्ट को फोकस करना पड़ेगा। वो हमेशा ये कहते थे कि हिंदुस्तान के सैकड़ों साल पुराने शिल्प को हमें संरक्षित करना पड़ेगा। गांधी को लोगों ने प्रगतिशीलता के नाम पर खारिज कर दिया। प्रगतिशीलता के नाम पे खारिज करके आपने पश्चिम से विकास का मॉडल तो चुन लिया, लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए कि कैपिटलिज्म के पास बड़ी आबादी वाले देशों के लोगों को रोजगार देने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। छोटे छोटे पॉपुलेशन वाले देशों के लोगों के पास बेरोजगारी की समस्या है पश्चिम में। आप कैपिटलिज्म का रास्ता चुनकर क्या हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार दे पाइएगा? ये पॉसिबल ही नहीं। इसके बाद फिर अगली बात लेकर देखें तो आपको ये लगेगा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसके पास में यंग आबादी है, बहुत ही टैलेंटेड माइंड है। आप बिहार के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो कॉरपोरेट जगत हो, चाहे वो साइंस का जगत हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं जी। लेकिन आपको एक बड़ा दुर्भाग्य नजर आएगा कि सपना साकार करना होगा तो देश छोड़ना होगा।
ये दुर्भाग्य है। उन लोगों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। पहली बात तो हमें ये सोचना चाहिए कि उन्हें बिहार के अंदर कुछ नहीं मिला। हम उसकी बात बाद में कर लेंगे कि उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं किया। सबसे पहली बात यह है कि बिहार में वो संभावना नहीं है कि वो बिहार में रह के कुछ कर सके। पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में ऐसी संभावनाएं हैं कि वो अपने ही राज्य में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बाहर जाके कुछ करते भी हैं तो अपने क्षेत्र से कटते नहीं हैं, उनका क्षेत्र उन्हें आकर्षित करता है। हम अपने यहाँ उन लोगों के लिए संभावना क्रिएट नहीं कर पाए। क्या हम बिहार में शानदार यूनिवर्सिटीज नहीं खोल सकते? इसके लिए न तो समुद्र का तट चाहिए, न इसके लिए मिनरल्स चाहिए, न इसके लिए कोई बहुत पीछे का प्रोस्पेरस आधार चाहिए। आप देखेंगे कि ट्राइबल इलाके में यूनिवर्सिटीज खुल जाते हैं भाई। आप यूनिवर्सिटीज बेहतर कर सकते हैं, स्कूल बेहतर कर सकते हैं, आप आईआईटीज बेहतर कर सकते हैं, आप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बेहतर कर सकते हैं। आप गौर करके देखिए कि इस विषय पर दुनिया भर के लोगों ने रिसर्च किया कि बिहार के लाखों बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कहीं कहीं जाते हैं और शहर बस जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन वो बिहार में नहीं बस रहा है। पढ़ाने वाले बिहार के, पढ़ने वाले बिहार के, लेकिन इंस्टीट्यूशन कहीं और। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े विडंबना है। सर, तो अभी देखिए प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को, वहाँ पे तो शिक्षा और हेल्थ जो सेक्टर है हमारा जो काफ़ी कमज़ोर है। आप देखिए, अगर किसी को अगर इमरजेंसी में बीमार पड़े तो उसको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो फिर जो नई गवर्नमेंट अगर जो बन रही है वहाँ पे, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सके? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पीछे वाली कहानी में एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा। जी। मैं उसको एक अलग हेडिंग के तहत बात करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन अभी आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपके सवाल में बात यह है कि बिहार के लोगों को बेहतर हेल्थ सुविधा कैसे मिलेगी। हेल्थ की सुविधा के लिए आपको 3 लेवल पे काम करना पड़ेगा। पहला काम यह है कि आप एब्सोल्यूट डिपेंडेंस अपॉन द एलोपैथ, इससे बाहर निकलिए। केरला में आज के डेट में आयुर्वेद के क्षेत्र में जो रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च की प्रामाणिकता है। उस रिसर्च के आधार पर तो आप बिहार में बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। बिना बहुत पैसा खर्च किए बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज आयुर्वेद दे सकता है। आप दूसरा रास्ता चुनेंगे तो बिहार के अंदर बहुत पहले योग संस्थान चलता था। मुंगेर का योग संस्थान वर्ल्ड क्लास माना जाता था। जी। हमने उसको अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल बेस्ड मेडिकल सर्विस के रूप में देखा ही नहीं। यदि तीसरे लेवल पर चल के देखते हैं तो एलोपैथ की बात करते हैं। एलोपैथ में आपको एक बात गौर करना पड़ेगा कि सबसे पहला लेवल होता है प्राथमिक उपचार का लेवल, जो आपके पंचायत के स्तर के अस्पताल होते हैं। वो मैं आश्चर्यचकित होता हूं कि आज से 40-50 साल पहले गांव में हॉस्पिटल्स थे। जी बिल्कुल, अभी भी बने हुए हैं गांव में और वो हॉस्पिटल्स। सिर्फ ऐसे जगह बन के रह गए हैं जहां जाके आप बीमार पड़ सकते हैं। जी। वहां इलाज कराने के लिए जाने की कल्पना की गई थी ना, अब जाके वहां बीमार पड़ सकते हैं। वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वो हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, वहाँ पे गाय भैंस लोग यानी बांधते हैं। कि प्रॉब्लम एक्सक्यूशन का पहले है। आप सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं कर सकते। बात करके तो आप रातों रात दुनिया का सबसे बढ़िया प्रदेश हो जाते हैं। कहते हैं ना कि वचनम किंग दरिद्रम। जी। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि प्राइमरी लेवल पर हेल्थ की सुविधाओं को डेवलप करना, और जो सुविधाएं मौजूद हैं उन्हें फंक्शनल बनाना होगा। दूसरी बात यह है कि आपको जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक्स, दे आर नॉट गुड इनफ, क्योंकि वो तो बिजनेस करते हैं भाई। वो तो कब किसका अंक निकाल के बेच दें इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दवाइयाँ बेचने और अपना क्लिनिक चलाने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे स्थिति में हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल कॉलेज खोलना पड़ेगा। तीसरी बात निकल कर आती है कि स्टेट लेवल पर आप अकेले स्टेट के बल पे बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के रास्ते जा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कामयाब हैं, उन्हें इनवाइट कर सकते हैं,
उनको बेहतर इंसेंटिव्स दे सकते हैं, चाहे वो ज़मीन का इंसेंटिव देना है, चाहे सुशासन का इंसेंटिव देना है, चाहे लोन का इंसेंटिव देना है, चाहे सब्सिडी का इंसेंटिव देना है, ये सब आप कर सकते हैं ताकि बिहार के लोगों को इलाज कराने के लिए गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी को दिल्ली, भेलोर, बेंगलोर नहीं जाना पड़े। यानी कि इस जगह पर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों की भूमिकाएं हैं, लेकिन दोनों ही भूमिकाएं शुरू ही होती हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति से।